लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से समझते हैं, सुनो, कोई भी तार में जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो कलर के रूप में प्रिंट किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत छोटा होता है। समझ में आया कि नहीं? प्रतिरोध का मान इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसको अगर लिखेगा भी तो दिखाई नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको कलर में दिखाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। बताए थे, पार करके बताए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 3:4 के अनुपात में दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनके उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करें। तो देखो कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? समानांतर क्रम में। तो ऊष्मा का बताए थे कि H1 जो होता है, H1 मान लिए, वो क्या, जब ये समानांतर क्रम में होगा तो V²/R×T लगाएंगे। समझ में आया बात? तो इसको H1 क्या लिखेंगे? तो देखो समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या है? समान है, बोल भी दिया समानांतर क्रम में, तो ये किस पे निर्भर करेगा? H1 अगर लेंगे तो 1/R1। H2 का अगर बात करें तो H2 कितना होगा? V²/R2 का स्क्वायर × T। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V²/R होता है ना, × T, तो V² हो, सॉरी V²/R होता है। ठीक है, अब ये देखो ये किस पे निर्भर करेगा? H2 बराबर 1/R2। ये समीकरण बन गया फर्स्ट, ये समीकरण बन गया सेकेंड। तो बोल रहा है कि इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करें। तो H1/H2 कर दो, तो क्या आएगा? 1/R1 और बाई क्या? 1/R2। तो R2 क्या होगा? R1। तो देखो H1 के लिए कितना दिया हुआ अनुपात? 3। H1 के लिए प्रतिरोध का अनुपात कितना दिया हुआ? 3। और H2 के लिए कितना दिया हुआ? 4। समझ में आया बात? तो ये उलट जाएगा डाटा, ये डाटा उल्टेगा कि नहीं? H1 के लिए 3 दिया हुआ है, H1 के लिए 3 मतलब R1 का मान दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3, 4:3 होगा। ठीक है, उल्टा होता है। याद रखना कि जो ऊष्मा का जो मान होता है अगर समानांतर क्रम में है तो प्रतिरोध का उल्टा होता है। समझ में आया बात? समानांतर क्रम में तो प्रतिरोध का क्या होगा? उल्टा होगा। तो 3:4 अगर 4 दिया हो तो 4:3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन बनाना इस प्रकार से क्वेश्चन तभी 2 नंबर मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट लिख देगा 4:3 तो नहीं मिलेगा, फिर इस तरीके से लिखना पड़ेगा सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को पहले किसमें जोड़ रहा है? समानांतर क्रम में। जैसे क्वेश्चन जो भी बोल रहा है करते जाओ। ठीक है, देखो 12 ओम के 4 प्रतिरोध है, जिसको किसमें जोड़ रहे हैं? समानांतर क्रम में। तो ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। 12 ओम है सबका, सबको किसमें जोड़ा गया? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ दिए। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो सबसे पहले R तुल्य इसका निकाल लो। तो R तुल्य बराबर समानांतर क्रम में क्या होता है? अगर समान रहता है तो फॉर्मूला बताएं, R क्या होता है? N। R/N अगर समान रहेगा प्रतिरोध तब लगाते हैं, अन्यथा नहीं। तो प्रतिरोध का मान कितना है? 12। कितना है ये? 4। तो 12/4 कितना आ गया? R तुल्य का मान 3 ओम। आगे देखो क्या दिया हुआ है। उसके बाद जोड़ा जाता है इस प्रकार के 3 संधारित्र, ऐसा कितना? ऐसा 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कितना? 3 को जोड़ रहे हैं। तो एक के लिए कितना आ रहा है? 3। एक के लिए कितना आया? 3। तो ऐसा 3 के लिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो एक के लिए 3 आया, तो दूसरा के लिए भी 3 और तीसरा के लिए भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी कितना है? 3 ओम। अरे ऐसा मतलब सर्किट अगर बनाए तो सर्किट कुछ इस प्रकार से है, समझ लो ध्यान से। कुछ सर्किट इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से सर्किट बनने वाला है। ये 12 ओम है, ये भी 12 ओम है और ये भी क्या है? 12 ओम है। फिर एक और ऐसा कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। 1 2 और ये 3 और ये कितना हो गया? 4। ये देखो ये आपस में क्या है? ये आपस में ये जो है
ये आपस में है समानांतर क्रम में, ये भी समानांतर, ये भी समानांतर और ये भी समानांतर। तो इसका आर तुल कितना आया था 3 ओम, इसका भी आर तुल कितना आएगा 3 ओम, और इसका भी आर तुल कितना आएगा 3 ओम, और तीनों आपस में क्या है श्रेणी क्रम में। तो 3 + 3 + 3 कितना आ जाएगा आर तुल का मान, आर तुल का मान 3 + 3 + 3 कितना आ गया 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा सर्किट बना लेना वहां पर, समझ में आया कि नहीं, ऐसा सर्किट बना लेना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो बनाने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या। चलो ये हटा दें। चलो नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम निकाले। तो ओम का नियम क्या होता है, अरे ओम का नियम क्या होता है, V/I बराबर R, यही होता है ओम का नियम। R जो होता है वो नियत होता है। तो किसको यूज करने के लिए बोल रहा है, संवहन वेग का सिद्धांत को यूज करने के लिए। तो संवहन वेग बताए थे, संवहन वेग या अपवहन वेग एक ही होता है, VD बराबर EB/ml इंटू टाउ। बताएं कि नहीं बताएं, VD बराबर EB/ml इंटू टाउ। बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है, याद रखना ये VD बराबर EB/ml इंटू टाउ। अब बोल रहा है हमको क्या निकालने के लिए, संवहन वेग के सिद्धांत, ये संवहन वेग है, सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम। आई बराबर एक फॉर्मूला बताए थे वीना, VDENA बताए थे, आई बराबर वीना बताए थे, याद कर लेना, ये भी शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। तो आई बराबर VD का मान रख दो EB/ml इंटू टाउ ENA रख दिए। अब बताओ V/I को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो I को इधर लाएंगे तो देखो V/I को इधर लाएं, बाकी सबको एक तरफ, तो ऊपर क्या बचेगा ml, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा E स्क्वायर, E और E स्क्वायर, और NA, और क्या आएगा टाउ। और ये सबके सब होता है नियत मान, सबके सब क्या होता है नियत मान, और इसको क्या बोल देते हैं R। तो V/I बराबर क्या हो गया R, यही है ओम का नियम। देखो अपवहन वेग से चले, अपवहन या संवहन वेग से चले, और क्या लेकर के आगे ओम का नियम लेकर के आगे। इसको प्रूफ भी कर चुके हैं, नोट्स में जाकर के देखो, नोट्स में जाकर के देखो, ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, नोट करो जल्दी से, नोट्स में जाकर के देखो मिलेगा ये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक 100 वाट का बल्ब है, कोई भी 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, उसको 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब, मतलब 200 वाट, हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है वो हरदम बता दिए कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। ठीक है, फिक्स है 220 वोल्ट। तो 100 वाट जो है और 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब जो जुड़ा हुआ था, पहले क्या था कि ये वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज है कितना 220 वोल्ट। ठीक है, इससे बल्ब जोड़ा गया, क्या कितने वाट का जोड़ा गया, इससे बल्ब जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 100 वाट का। 100 वाट मतलब इसका पावर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है पावर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसी 100 वाट के बल्ब को इसमें जोड़ दो, 240 वाट के साथ जोड़ा गया। पहले जोड़ा जाता है किससे, 220 से, फिर इसको जोड़ करके हम लोग किससे देखते हैं, 240 से। तो क्या बोल रहा है कि विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें, मतलब कितना विद्युत शक्ति का क्या होगा, क्षय होगा। तो निकालो पहले, सबसे पहले इस बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ऐसे ही करते ही क्वेश्चन है कि यही बल्ब तो जोड़ रहे हैं ना, इस बल्ब का प्रतिरोध पता ही नहीं है, तो इस बल्ब का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो P बराबर बताए V² क्या होता है, R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V²P। V कितना है यहाँ पर 220 का स्क्वायर, और P कितना है, P है 100, तो 22 गुने 22 ये 484, और 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया इसका, ये ओम आ गया। ठीक है, 22 गुने 22 करेंगे तो 484 आता है, तो ये आ गया R का मान। मतलब इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, इस बल्ब का प्रतिरोध है 484 ओम। अब इसी बल्ब को बोल रहा है कि 220 वोल्ट में ना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 240 वोल्ट में। तो इसी बल्ब को अब जोड़ रहे हैं हम लोग, ये बल्ब जो है इस बल्ब को अब 220 वोल्ट में ना जोड़ करके हम लोग जोड़ रहे हैं 240 वोल्ट में। तो 240 वोल्ट में जब जोड़ रहे हैं, इसका प्रतिरोध तो निकल गया, इसका प्रतिरोध कितना आया 484 ओम।
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि शक्ति 6 मतलब P का मान बोल रहा है निकाले, तो P बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर। V कितना है 240 का स्क्वायर और R कितना है 484। इसको सोल्व करो, देखो कितना आता है, कितना आएगा 576 00 ऊपर आया, ठीक है, नीचे 484, इसको भाग दो, कितना रहा 119 वाट। तो पावर कितना देगा ये 119 वाट का देगा। समझ में आ गया? ये 240, ये बोला ना क्वेश्चन पढ़ो ना, 100 वाट का बल्ब था, 220 वाट रेटिंग का, मतलब रेटिंग क्या, ये तो फिक्स है ये 220 में, फिर इसको 220 से हटा करके किसमें जोड़ दिया गया 240 में। 240 पहले आर का मान इसका निकाल लिए, इस बल्ब का प्रतिरोध पता चलना चाहिए, आर पता ही नहीं था, तो आर कैसे निकाले, पी बराबर बी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बाई पी। यहां से आर का मान निकाल, यही तो बल्ब लगाए हैं इसके साथ 240 वोल्ट के साथ, तो आर का मान निकल गया यहां से, बी का मान पता है, पी का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक 16 हटा रहे हैं इसको, एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई कितना कर दिया गया, दुगनी कर दी जाती है, ठीक है। तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। क्या नहीं बताएं प्रतिरोध निकालने के लिए, बताएं कि नहीं बताएं? तो देखो समझो ध्यान से, पहले एक तार है, ये तार है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक 16 ओम प्रतिरोध वाले, इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ R1 कितना है, R1 है 16 ओम, ठीक है। 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर, मान लीजिए कि इसका सूर्य की लंबाई कितना है L है, लंबाई इस तार का कितना है L, और इस लंबाई का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, क्षेत्रफल कितना है A। अब इसी तार को खींच करके लंबाई को क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, मतलब L से क्या बनाया, L से 12। सिंपल सा बात है कि जब L से 12 बनेगा तो लंबाई जब तार का खींचेंगे तो पतला होगा, अरे तार को खींचेंगे तो तार क्या होगा, पतला होगा, लेकिन लंबाई यहां पर दे दिया L के जगह पर क्या है 12। देखो इसका तो हम लोग मान लिए कि क्षेत्रफल क्या है A, लेकिन ये क्षेत्रफल अब A थोड़ी होगा, ये तो घट गया, ये क्या होगा मान लो A डैश, कितना हुआ क्षेत्रफल इसका A डैश, तार का क्षेत्रफल घटेगा पतला होगा, इसको क्या मान लिए A डैश। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो तार का नया प्रतिरोध मतलब R1 नहीं निकाल करके क्या बोल रहा है निकालने, R2 बोल रहा है निकालने। समझ में आया बात? तो सबसे पहले इसका R1 निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, R1 निकाल लेते हैं। तो R1 निकालेंगे तो R1 बराबर क्या होता है रो L बाई A। रो तो किसी पे निर्भर करता नहीं है, रो निर्भर करता है तापमान पर, और निर्भर करता है किस पे, पदार्थ पे निर्भर करता है, इसको लंबाई और क्षेत्रफल से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो रो तो इसके लिए भी नियत होगा, इसके लिए भी क्या होगा नियत होगा, क्योंकि पदार्थ एक ही है, तार एक ही है। बात समझ में आया कि नहीं? और तापमान जो लिया गया दोनों के लिए नियत है, एक ही तापमान पे, कमरे के तापमान पे कर रहे हैं, तो जो तापमान इसका वही तापमान इसका, तो रो तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब देखो R1 का मान कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है ना, 16 रो L बाई A, ये बन गया फर्स्ट, बन गया, ठीक है। लंबाई माने थे L, क्षेत्रफल माने A, R1 दिया हुआ है 16, तो ये निकल गया रो L बाई A का मान कितना निकल गया 16। अब इसका निकालते हैं, R2 बोल रहा है निकालने, तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, रो L बाई A डैश लिखेंगे ना, रो L नहीं लिखेंगे, अरे L नहीं लिखेंगे, लंबाई कितना कर दिया गया है दुगना, L के जगह पर क्या लिखेंगे 12, और ये A डैश का मान निकालना है। अगर A डैश का मान निकल गया आ जाएगा आंसर। A डैश निकालने का तरीका बताए थे कि जो आयतन इसका है वही आयतन इसका, तो बताए ना, आयतन में परिवर्तन थोड़ी होगा, अरे खींचे तो पतला हुआ है, पतला होने से क्षेत्रफल इसका घट गया, लेकिन लंबाई तो बढ़ा, दोनों का आयतन क्या रहेगा एक रहेगा। तो इसका आयतन मान लिया V1 और इसका आयतन मान लिए V2, इसका आयतन क्या लिखेंगे क्षेत्रफल गुने लंबाई, और इसका क्या लिखेंगे A डैश गुने 12, L से L कट गया, तो A डैश का मान कितना आ गया A बाई 2, आया कि नहीं आया। A डैश का मान इसमें रख दो, तो रो इंटू 12, A डैश का मान कितना रखेंगे A बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 4 रो L बाई कितना बन गया A, और रो L बाई A का मान कितना था 16, तो 4 गुने 16 कितना आ गया 64 ओम हो गया, जो 16 ओम था कितना हो गया 64 ओम हो गया। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दो प्रतिरोध है और दोनों को किस में जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, जोड़ दो और क्या, ये पहला प्रतिरोध
और ये दूसरा जो बोल रहा है क्वेश्चन कर दो बस, समझ में आया कि नहीं। तो ये R1 और ये R2 श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो R तुल्य का मान कितना आ गया, R1 प्लस R2। अरे श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है। मतलब R तुल्य 16 ओम है, 16 बराबर R1 प्लस R2 समीकरण बन गया फर्स्ट। क्लियर है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को, ये दोनों प्रतिरोध जो है उन्हीं दो प्रतिरोधों को किसमें जोड़ रहे हैं आप, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दो, ये R1 और ये क्या है, ये है R2, समानांतर क्रम में जोड़ दिए। तो बोल रहा है क्या, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध, मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 ओम दिया हुआ है। तो R तुल्य निकाल लो, दो समानांतर क्रम में क्या होता है, R1 गुने R2 और बाई R1 प्लस R2 होता है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 3 ओम। तो 3 बराबर R1 गुने R2 और बाई R1 प्लस R2, ये समीकरण बन गया सेकेंड। ठीक है। तो बोल रहा है क्या, उनका अलग अलग प्रतिरोध निकालें। अलग अलग मतलब क्या, R1 और R2 का मान। दो समीकरण है और दो समीकरण में सोल्व नहीं कर सकता है क्या, अरे हो जाएगा कि कर दे, हो जाएगा, कर दे, कर देते। देखो इधर इसको थोड़ा सोल्व कर लो आगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर R1 गुने R2 और देखो यहां पर थोड़ा सा R1 प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ, 16। तो ये 16 है, तो R1 गुने R2 16 तिया 48, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब तो सोल्व हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि एक R1 का मान निकालो यहां से। R1 बराबर क्या आएगा, 48 बाई R2। R1 का मान रख दो किसमें, समीकरण फर्स्ट में। तो R1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख रहे हैं इसको। तो ये कितना है, R1 कितना है 48 और बाई क्या R2, R1 का मान रख दिए, प्लस क्या है प्लस R2 और बराबर क्या है 16। अब देखो द्विघात समीकरण बनेगा ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 48 और इसको जब सोल्व करेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर और इधर क्या बनेगा, R2 इधर आएगा तो 16 R2 बन गया। अब इसको जब इधर लाएंगे तो R2 स्क्वायर माइनस 16 R2 प्लस 48 बराबर क्या 0। देखो द्विघात समीकरण बना। अब इसको तोड़ देंगे तो 12 चौक 48 होता है, 12 R2 माइनस क्या 4 R2 प्लस 48 बराबर 0। अब यहां से R2 का मान निकाल लेना और R2 का मान जो भी निकालना वो समीकरण फर्स्ट में रख देना, वो R1 का मान आ जाएगा। एक तार की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता दिया हुआ है, प्रतिरोधकता जो है वो दिया हुआ कितना है, प्रतिरोधकता रो दिया हुआ है। ठीक है, तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना कर दिया जाता है। तो ये तार था, पहले इसकी लंबाई क्या था L, अब इसको खींच करके कितना कर दिया गया, इसको खींच करके 12 कर दिया गया, L से 12। तो क्या बोल रहा है कि नई प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो नई प्रतिरोधकता सुन लो, प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है किस किस बात पर, एक तापमान पर कि तापमान क्या है, और दूसरा निर्भर करता है कि प्रतिरोधकता जो बना हुआ, जो प्रतिरोध बना हुआ है, ठीक है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। और इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका लंबाई को बढ़ा दे घटा दे, क्षेत्रफल को बढ़ा दे घटा दे, इस पर बात निर्भर नहीं करता। तो प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो प्रतिरोधकता है वही रह जाएगा नियत। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता निर्भर लंबाई पे नहीं करता। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोधकता केवल और केवल निर्भर करता है पदार्थ पे कि कौन से पदार्थ का बना हुआ है, और निर्भर करता है किस पे, तापमान पे निर्भर करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखे तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं। ये देखो व्यंजक लिखे बोल रहा है, सिद्ध नहीं करना है, समझ में आया बात। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर रोएल बाई ए, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर RA बाई L होता है। ये होता है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, समझ में आया बात। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधकता का। अब इसको R का मान भी रख करके हम लोग रो का मान निकाल सकते हैं, समझ में आया बात। R का मान रख करके प्रतिरोधकता का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हमको तो याद वाद है नहीं कुछ, लेकिन तो भी ये याद, एक दो फॉर्मूला जो मेन है उससे देखो निकल जाएगा सब चीज। तो सर रटना हुआ तो रट लेना।
ठीक है, एक रो का मान R होता है। कैसे निकालेंगे? I बराबर क्या होता है? वीना, VDENA होता है ना। अरे हम बता रहे हैं थोड़ा कि कैसे निकालते हैं। अब VD के जगह पर क्या रखते हैं? EB बाई ML इंटू क्या रखते हैं? टाउ। और ENA, V और I को एक तरफ, V और I को एक तरफ, बाकी क्या बचेगा? ML बाई E स्क्वायर टाउ। और क्या बचेगा? E स्क्वायर हो गया, टाउ हो गया, और NA। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? R बोलते हैं ना। R का मान यहां पे रख दो, तो रो बराबर R का मान कितना रखेंगे? ML, और बाई क्या है? बाई E स्क्वायर, और ये टाउ, और ये क्या है? NA। ये R का मान आया, और ऊपर क्या है? A, और नीचे क्या है? L। L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो बराबर निकल गया M बाई N टाउ E स्क्वायर। एक ये भी होता है रो का मान। ठीक है, समझ में आया बात? रो का मान ये भी होता है। तो रो का मान होता है 2 RA बाई L। अगर ये नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर नहीं यहां तक तो लिख सकता है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बता देना सबके बारे में, यही बोल रहा है। क्वेश्चन कहां गया? हाँ, लिखे तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं कि प्रत्येक अवयव क्या क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव में R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध, लिखना पड़ेगा इसे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, A क्या है? A अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल या काट का क्षेत्रफल, बात एक ही होता है, या क्षेत्रफल केवल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L क्या होता है? तार की लंबाई। और अगर ये फॉर्मूला लिखा, अगर ये नहीं लिखा है तब तो यहीं तक छोड़ देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फॉर्मूला है तो इसके बारे में भी समझाना पड़ेगा। समझ में आया बात? M क्या है? M है द्रव्यमान। क्या है M? द्रव्यमान। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद टाउ क्या है? विश्रांति काल, यह विश्रांति काल है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर ये लिखेगा तो ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजक को बोल रहा है लिखने के लिए, तब जाकर के 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसको रटना मत, बोल रहे हैं इसको तुम सब रट लेना। मतलब ये हम कैसे निकाले, हम रटते नहीं, हम इसी प्रकार से निकाल करके हम बताते हैं। अगर एग्जाम में भी आ जाता था पहले तो ऐसे ही करके निकालते थे हम, हमको ये रटा हुआ नहीं रहता था। इतना बड़ा वाला कौन याद करेगा? R का मान ML बाई E स्क्वायर टाउ NA। तो I बराबर वीना याद रखना, और VD बराबर EV बाई ML इंटू टाउ, बाकी सब चीज निकल जाता है इससे। ठीक है, तो लिखो थॉमसन व सीबेक प्रभाव। लिखो जो दो अलग अलग धातु का, दो अलग अलग धातु का बना तार को, दो अलग अलग धातु का बना तार को जोड़ते हैं तो दो अलग अलग संधि का निर्माण होता है। तो दो अलग अलग संधि का निर्माण होता है, दो अलग अलग संधि का निर्माण होता है। इन दोनों संधि में से एक संधि को गर्म करते हैं, एक संधि को गर्म करते हैं, और दूसरा संधि को गर्म नहीं करते हैं, जिससे दोनों संधि के बीच तपांतर उत्पन्न होता है, तपांतर उत्पन्न होता है। और इस तपांतर के कारण
और इस तपांतर के कारण उस तार में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसे ही थॉमसन या सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसे ही थॉमसन या सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। समझो ध्यान से क्या है ये चीज। जब ये सिलेबस में था ना तो पूरा डिटेल पढ़ना था, फॉर्मूला वगैरह भी आता था, लेकिन अब क्या है कि सिलेबस से हट गया है। हमको केवल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम बता रहे हैं। देखो इधर दो अलग अलग तार का लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग धातु का बना हुआ एक तार ये लिए, ठीक है, मान लो ये आयरन धातु का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, आयरन धातु का लोहा। और एक दूसरा तार लिए, ये नीचे से दो तार लिए, एक नीचे से तार लिए जो कि बना हुआ है कॉपर धातु का। अरे किसका बना हुआ है, कॉपर। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आयरन कॉपर, कुछ भी हो सकता है, आयरन एल्युमिनियम, आयरन गोल्ड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आया बात। दो अलग अलग धातु का लिए, अब दोनों को आपस में क्या किए, जोड़ दिए, तो देखो कितना संधि का निर्माण हुआ। अरे कितना संधि का निर्माण हुआ, एक और एक, दो संधि का निर्माण हुआ। इस संधि को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। इस संधि को क्या किए, गर्म, और इसको ऐसा ही छोड़ दिए। तो सिंपल सा बात है, इसका जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसका तापमान क्या हो जाएगा, इसका तापमान उच्च हो जाएगा। और इसका तापमान क्या होगा, उच्च। और इसको गर्म नहीं किए, तो जब इसको गर्म नहीं किए तो इसका तापमान क्या रहेगा, इसका तापमान निम्न रहेगा। और इसका तापमान क्या रहा, उच्च हो गया, क्योंकि गर्म किए तो तापमान उच्च हो गया। इसको गर्म नहीं किए तो तापमान क्या हो गया, निम्न हो गया। तो बताओ दोनों के बीच में तापांतर आया कि नहीं। तापांतर मतलब ताप का अंतर, तापांतर आया। मान लो इसका तापमान हो गया 40 डिग्री सेल्सियस और ये ठंडा है, कमरे के तापमान पे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 20 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया, तापांतर। और इसी तापांतर के कारण धारा का प्रवाह होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं सीबेक प्रभाव, या इसी को बोला जाता है थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी है सीबेक प्रभाव से। उन दो कारकों को लिखे, मतलब दो कारक को लिखे जिस पर ताप युग्मी मतलब ताप का क्या जोड़ा, मतलब ये किसका बात कर रहा है, ये सीबेक प्रभाव का बात कर रहा है। जिस पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो कितने कारक को लिखना है, दो कारक को। तो लिखो इसका दो कारक लिखो, इसका दो कारक लिखो। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो पहला कारक लिखो, सीबेक या थॉमसन प्रभाव। सीबेक या थॉमसन प्रभाव, पहला कारक लिखा रहे हैं, सीबेक या थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव तपांतर पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तपांतर पर। पहला कारक है कि किस पे निर्भर करता है, तपांतर पर। दूसरा कारक लिखो, दूसरा कारक लिखो, सीबेक या थॉमसन प्रभाव। सीबेक या थॉमसन प्रभाव, सीबेक या थॉमसन प्रभाव धातुओं पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, धातु पर, कि कैसा कैसा धातु का बना हुआ है। समझ में आया बात। तो दो बात पर निर्भर करता है सीबेक और थॉमसन प्रभाव, पहला तापांतर और दूसरा निर्भर करता है किसमें, कि कैसा धातु का तार बना हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हटा दे, अरे हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में संयोजन को समझाएं। कौन से क्रम बोल रहा है, समानांतर क्रम। तो दो समानांतर क्रम पहले बना लो। समझाने बोल रहा है, व्यंजक प्राप्त करने नहीं बोल रहा है, केवल बोल रहा है समझाएं। तो केवल समझाना है, अपने मन से वहां पे काबिल मत बनना है। समझ में आया कि नहीं, कि वोल्टेज समान कर लेना, भी निकाल देना, सबका अलग अलग नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करके आना है। ये नहीं कि जान रहे फालतू का लिखते गए वहां पे, कुछ नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को करना है बस। तो देखो पहले एक डायग्राम बना लेना समानांतर क्रम का।
ये एक समानांतर क्रम है, ये R1 और ये है R2, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। इसको बैटरी से भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैटरी से भी जोड़ दिए। तो समानांतर क्रम बराबर क्या होता है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। तो इसको सोल्व कर दो, तो 1/R तुल्य बराबर, थोड़ा लंबा चौड़ा करना है ना, एलसीएम कितना आएगा, R1 R2 इधर कितना कमी है, R2 का इसमें कितना कमी है, R1 का। तो बताओ R तुल्य बराबर क्या आएगा, उलट देंगे इसको, R1 गुने R2/R1 प्लस R2। इतना लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद ये लिख देना, यहां पर R1 है इसका पहला प्रतिरोध और R2 है इसका दूसरा प्रतिरोध, बस इतना ही लिख के आना। समझ में आ गया। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताओ, केवल लिख करके आना है। तो नारंगी के लिए होता है 3, अब पीला का तो होता है 4। पीला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीला पूछा जाता है। समझ में आया बात, पीला का बढ़िया से याद रखना। नारंगी का कितना होता है, 3। हो गया, हटा दें। नेक्स्ट, केवल 3 4 लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। अरे ये नहीं कि 3 4 लिख करके आ जाना, बता रहे तुम सबको। समझ में आया कि नहीं। लिखना क्वेश्चन नंबर 13, ऊपर लिखना प्रश्नावली, प्रश्नावली कितना 13, ऐसे करना, डैश दे देना ऊपर। और उसके बाद पहले लिखना किसका, नारंगी रंग, नारंगी रंग का कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान बराबर लिखना 3, ऐसे करके लिखना। और उसके बाद किसका, पीला रंग का कार्बन प्रतिरोध का मान 4, ऐसे करके लिख करके आना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे लिखता है कितना, बता रहे नंबर क्यों नहीं आता ये बता रहे, आंसर 3 और 4। समझ में आया बात, ऐसे लिख करके आएगा कितना। तो ये लिखने का तरीका नहीं हुआ बाबू, पहले हम बता रहे। नारंगी रंग का कार्बन प्रतिरोध का मान लिखना बराबर 3, उसके बाद जो भी दिया हुआ है उसका मान लिखना बराबर, ऐसे लिख करके आना है, ठीक है। 3 4 ऐसे देगा तो नंबर कटेगा, याद रखना किसका 3 किसका 4। समझ में आया कि नहीं। हो गया, हटा दे। नेक्स्ट, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व देखो फॉर्मूला में ही सब चीज है, बताए थे J बराबर I/A। अरे बताए हैं क्या होगा परिभाषा, देखो एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। समझ में आ गया। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। अब धारा घनत्व बोला है, ये लिख दिए, विवेचना करना है तो J बराबर क्या हो गया I/A, परिभाषा पहले उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद SI मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा, I का होगा A और एम्पियर का होगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो गया, हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हटा दे। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध क्या है। तो देखो बाबू, कल भी बताए थे ये चीज कि ओमीय प्रतिरोध किसको बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध उसको बोलते हैं जब हम V और I के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, अगर एक सरल रेखा में चला गया तो वैसा प्रतिरोध क्या कहलाता है, ओमीय प्रतिरोध। समझो ध्यान से, ये है V, ये क्या है V और ये क्या है I, दोनों के बीच में अगर एक सरल रेखा आगे ग्राफ जरूर पारना है। समझ में आया बात। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। अगर सरल रेखा नहीं आया, अगर सरल रेखा नहीं आया, जैसे ये V है और ये I है, मान लो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, तो ये क्या हो गया, अनओमीय ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, जो ओम के नियम को पालन नहीं करता है। ये ओम के नियम को पालन करेगा, ये ओम के नियम को पालन नहीं करेगा। तो अब इसका ग्राफ पार करके केवल नहीं आ जाना है, वहां लिखना भी है कि यदि V और I का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो वैसा प्रतिरोध क्या कहलाता है, ओमीय प्रतिरोध। और V और I का ग्राफ अगर सरल रेखा में नहीं आता है तो ये क्या कहलाता है, अनओमीय प्रतिरोध। लिखना भी है और ग्राफ भी पारना है। समझ में आ गया। चलो इसका एक एक उदाहरण बोल रहा है। तो ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण
जितने भी धातु है, लगभग धातु खास करके कॉपर, खास करके एजी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब के सब क्या है, ओमीय प्रतिरोध है। और अनोमीय का एग्जाम्पल डायोड अभी बताए नहीं है, अभी डायोड नहीं ना बताएं, अर्धचालक में डायोड बताएंगे, याद रखना। जंक्शन वगैरह, गेट वगैरह ये सब नहीं बताए ना, गेट अभी नहीं बताए ना, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नन गेट, ये सब नहीं बताए। उसका एक क्लास चलेगा गेट का पूरा, और गेट का जब क्लास चलेगा 4 नंबर फिक्स है, 4 नंबर एक क्लास में, और बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आए बात। तो इसको पहले कंप्लीट होने दो, एसी करंट, उसके बाद वही सब स्टार्ट करने वाले। हो गया, एक ही बोल रहा है, एक ही देना है, समझ में आया, एक एक उदाहरण बोल रहा है, एक ही देना है, वहां पे 4-5 मत लिख देना, लिख दिए हम, ये सब में कुछ याद रहेगा तुम सबको।